हेलो एवरीवन। लास्ट 2 वीडियोस में हमने सेल के बारे में सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर सेल्स के बारे में पढ़ा था। यदि आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक जनरल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट मीन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। देखिए, डिफरेंट टाइप की सेल हमने देखे थे, डिफरेंट फंक्शन के बेसिस पे कुछ स्ट्रक्चर में डिसिमिलर होती है, बट फिर भी यदि हम एक सेल को जनरल वे में देखें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, बाकी सेल के सिमिलर होगा। तो वो क्या है, तो वो हम देखें। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। यदि हम किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप में रखकर देखते हैं तो ये 3 चीज़ें जो हैं, 3 स्ट्रक्चर जो हैं, 3 फीचर्स जो हैं, ये हमें हर सेल में लगभग दिखाई देंगे। सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन द न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज द साइटोप्लाज्म। ये 3 स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखिएगा। पूरी सेल का स्ट्रक्चर इन 3 बेसिक स्ट्रक्चर पर ही रहेगा। सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है और न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये जो मैंने ब्लू कलर से बताया है, ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि एनिमल सेल में अब्सेंट होती है ना। यहाँ एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और प्लांट सेल में सेल वॉल होगी। इसके बीच में ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक सेमी सॉलिड फ्लूइड है जिसे हमने बोला है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म ही होता है जिसमें सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम जब अभी तीनों हेड्स की अलग अलग स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, तब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, और न्यूक्लियस के क्या फंक्शन होते हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। और ये जो इनर मोस्ट यूनिट है ना, ये जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम एक तरह से कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सेल डिवीज़न का काम होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में ही होता है, न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होता है ना। तो ये जो है एक तरह से सेल की कंट्रोल यूनिट भी है। तो इस तरह से कोई भी सेल जो है, चाहे हम किसी भी सेल की स्टडी करें, ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट होंगे। ये जरूर हो सकता है साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेल सब्सेंट हो, किसी में कुछ प्रेजेंट हो, बट साइटोप्लाज्म जरूर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस जरूर प्रेजेंट होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होगा। सेल की सारी एक्टिविटी जो होती है, या सेल जो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन कर पाती है, वो इन्हीं के कारण कर पाती हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े से सेल के बारे में बताना चाहूँगी। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानें तो प्रो से मतलब ही हो रहा है प्रिमिटिव, तो दिस इज़ अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। हम आगे और अब जब ये चैप्टर नेक्स्ट डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो उसमें हमें डिटेल में आएगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में, बट मैं यहाँ थोड़ा सा बेसिक बताना चाह रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रिमिटिव होता है सेल का। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब आउटर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होंगी, बट साइटोप्लाज्म में हमें सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अच्छे से या हमें ठीक तरह से दिखाई नहीं देते हैं, वहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट तो होगा बट मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है ना,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ मेम्ब्रेन डिफरेंट टाइप्स की, है ना। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने के कारण न्यूक्लियस भी दिखाई देता है। तो कुछ ये जो बेसिक पॉइंट है, तो हम प्रोकैरियोटिक में देखें तो जो है बैक्टीरिया है ना, ये प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल होता है। और यूकैरियोटिक में देखें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म में जो सेल मिलती है वो यूकैरियोटिक का है। ये मैंने आपको थोड़ा सा जनरल बताया है, इसके बारे में जो डिटेल है हम आगे और देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए, एक चीज़ को दूसरे किसी भी चीज़ से यदि सेपरेट करना हो तो हम उनके बीच में एक मेम्ब्रेन बना दें, एक वॉल बना दें। ठीक इसी तरह की जो मेम्ब्रेन है वो सेल में प्रेजेंट है और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को अलग करती है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेनली फंक्शन क्या है? तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्या फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? ये मटेरियल को सेल के अंदर और बाहर आने देती है। मतलब कोई भी मटेरियल यदि सेल के अंदर आ रहा है और बाहर आ रहा है तो किसके थ्रू आएगा? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नॉर्मली समझ लीजिए हमारे घर के बाहर एक गेट बना हुआ है, तो यदि हमें घर के अंदर आना है या बाहर आना है तो हमें उस गेट के थ्रू ही आना जाना पड़ेगा ना। तो इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो पार्ट होता है जहाँ से कोई भी चीज़ की एंट्री या एग्जिट होती है। It also permits movement of some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. देखिए, अब गेट का साइज यदि छोटा है तो जितना छोटा गेट होगा उससे बड़ी चीज़ें तो हम उसके आर पार नहीं ले जा पाएंगे, है ना, उससे छोटी चीज़ें ही जा पाएंगी। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि कुछ चीज़ें ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास जा सकती हैं या सेल के अंदर या बाहर जा सकती हैं। यदि मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा हुआ तो ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आएगा ना सेल से बाहर जा पाएगा। और यदि सेल का साइज़ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से छोटा हुआ तो ईजीली जो है एंट्री और एग्जिट हो जाएगी। तो इसके कारण से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा गया है? सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली मतलब कि कुछ पर्टिकुलर हम कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ सिलेक्शन किसके बेसिस पे है? साइज़ के बेसिस पे। साइज़ यदि छोटा है, सेल के जो पोर्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं उनसे छोटा है तो इजीली एंट्री और एग्जिट हो जाएगी। पर यदि सेल का साइज़ बड़ा है तो मॉलिक्यूल्स अंदर या बाहर नहीं जा पाएंगे। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process called diffusion. अब देखिए, हमें पता है सेल को गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन हर सेल को चाहिए और आफ्टर रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड हर सेल जनरेट करती है। तो सेल के अंदर और बाहर इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो सेल के अंदर और बाहर किस तरह आ पाती हैं? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और वहाँ जो प्रोसेस काम करती है वो प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न। अब यदि हम देखें व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, तो डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूज़न को हम सिंपली बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है कहाँ से? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से। अब देखिए, इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बताऊंगी तो आप इजीली समझ पाएंगे। हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि वो मटेरियल जहाँ ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए घर में अगरबत्ती लगाई या इंस्टेंट स्टिक लगाई या कोई परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम की स्मेल या अगरबत्ती की स्मेल जहाँ है वहाँ से पूरे रूम में फैल जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? तो वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके मॉलिक्यूल्स वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो हर जगह जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ भी वो मूव कर जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है, मतलब ये जो स्मेल फैल रही है वो भी डिफ्यूज़न के थ्रू फैल रही है। और सेल के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, वो भी किसके कारण कर रहे हैं? डिफ्यूज़न के कारण, है ना। इसी तरह सम सब्सटेंसेज लाइक CO2 विच इज़ अ सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल accumulated in high concentration inside the cell। होता है क्या है?
हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ जो है वो रेस्पिरेशन में हो जाता है एंड इट कन्वर्ट इनटू द CO2। तो सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा यदि हम उसे बॉडी से या सेल से बाहर नहीं निकालें। अब उसे एक्सक्रीट आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रोसेस होनी चाहिए जिसके थ्रू निकल जाए, नहीं तो क्या होगा, सेल में कंटिन्यूस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो डिफ्यूज़न के थ्रू, डिफ्यूज़न मैंने आपको बताया हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, सेल के अंदर जो है वो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हाई है, और सेल के बाहर जो है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इसके थ्रू जो है सेल से बाहर CO2 पास कर दी जाती है। तो देखिए, इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो रहता है एज कंपेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट। सेल के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में CO2 है। एज सुन एज देयर इज ए डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल। देखिए, डिफ्यूज़न होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होना ज़रूरी है। यदि सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। तो CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। तो इसके थ्रू क्या होता है, सेल के जो अंदर CO2 है वो क्या होती है, सेल के बाहर पास कर दी जाती है, और इस तरह से डिफ्यूज़न के थ्रू जो है गैस का एक्सचेंज हो जाता है। Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases। अब देखिए, ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी इसी तरह होता है, बट कंडीशन जो होती है वो जस्ट अपोजिट होती है। ऑक्सीजन के केस में इंटरनल जो है, सेल के अंदर की तरफ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और सेल के बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी बॉडी में ही जनरेट होती है, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है, बट ऑक्सीजन हमें बाहर से लेनी पड़ती है। तो एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारी सेल के अंदर जो है जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता है। तो thus diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as cell and its external environment। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो बाहर से ऑक्सीजन का मूवमेंट सेल के अंदर हो जाएगा, और इसीलिए डिफ्यूज़न जो है वो गैसियस एक्सचेंज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। इसके बाद का जो है एक प्रोसेस नेक्स्ट आएगी, वाटर मूवमेंट भी देखेंगे जो कि ऑस्मोसिस के अंदर है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, है ना। और अभी आप लोग इतना करिए, इतना समझिए। यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे।